आपने पूछा व्हाट इज एडी करंट लॉस एंड हाउ लेमिनेशन रिड्यूसेस एडी करंट लॉस। मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ आज की टॉपिक से थोड़ा सा हटके। आज की टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, और डिस्प्लेसमेंट करंट, मैक्सवेल इक्वेशंस, वो सब पढ़ने वाले हैं। थोड़ा एडी करंट लॉस के बारे में बता देता हूँ। कोई पूछा है एडी करंट लॉस, उस दिन लास्ट में थोड़ा सा बताया क्योंकि वो बोर्ड में ज्यादा पूछते नहीं। मान लो कि ये कोई एक ब्लॉक है, दिस इज ए बिग ब्लॉक ऑफ आयरन। सोचो दिस ब्लॉक कैन बी कंसिडर्ड एज ए कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ थिन होलो सिलिंडर्स। आई कंसिडर ए सिलिंडर ऑफ रेडियस x एंड थिकनेस dx। अब मैं सिलिंडर को बाहर ले आया, लेट मी ब्रिंग द सिलिंडर आउट, दिस इज द सिलिंडर। अब ये सिलिंडर है, होलो सिलिंडर है, और कैसा है, लेंथ ऐसा है, ठीक है ना। ये सिलिंडर है, ऐसा ऐसा करके सिलिंडर ऐसा है। अभी अगर थोड़ा फिगर को और बढ़िया से करता हूं, थोड़ा और बढ़िया से, थोड़ा सा बढ़िया से, ये है सिलिंडर। आप देखो इसका रेडियस x है, थिकनेस dx है, और ऐसा करके सिलिंडर है। नाउ आई चेंज or expose it to a magnetic field which is changing with time. Suppose I bring a magnet close towards it, तो more and more flux is passing through this area. So more and more flux इसके अंदर से पास करेंगे। तो आप जानते हो जब भी किसी रिंग के साथ एसोसिएटेड फ्लक्स बदलेगा तो उसमें EMF होता है, तो EMF होगा, तो इसमें EMF होगा। EMF होगा तो करंट सर्कुलेट करेगा, करंट विल सर्कुलेट कहाँ, पूरा सिलेंडर में, क्योंकि दिस इज द रिंग, ये रिंग है, EMF होगा तो हर जगह करंट सर्कुलेट करेगा। अच्छा, कितना EMF होगा, अब कितना EMF होगा वो कितना EMF होगा वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करता है, कितना EMF होगा वो डिपेंड करता है, जस्ट वेट, हाँ, कितना EMF होगा वो डिपेंड करता है व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज इन फ्लक्स। अच्छा, पासिंग थ्रू दिस लूप फ्लक्स कितना जा रहा है, B इंटू एरिया। B अगर समय के साथ बदल रहा है, B इज ए फंक्शन ऑफ टाइम, तो EMF हो जाएगा d phi बाई dt। ये कौन सा एरिया है भाई, ये एरिया है, ये एरिया पाई x स्क्वायर, ये एरिया कौन सा है, पाई x स्क्वायर। फाइन, दिस इज द EMF। अच्छा, अब इस EMF के चलते करंट सर्कुलेट करेगा। करंट सर्कुलेट कर रहा है किसमें, इन द मटेरियल ऑफ द क्या, मटेरियल ऑफ द सिलिंडर। सपोज ये लेंथ L था, ब्लॉक का ये लेंथ L था, तो सिलिंडर का लेंथ क्या निकलेगा, काट के निकाले है ना, L ही तो निकलेगा, ऐसा एक सिलिंडर अंदर से L निकलेगा। तो जो करंट फ्लो कर रहा है उसको कितना रेजिस्टेंस मिल रहा है, चलो देखते हैं कितना रेजिस्टेंस मिल रहा है। थोड़ा इसको मैं इसे काट देता हूं, इसको सिलिंडर को इसे काट के खोल दिया, ऐसे सिलिंडर खुल गया। लेंथ कितना है L और थिकनेस कितना है dx। समझ में आया क्या, ये थिकनेस है dx और ये लेंथ कितना है 2 पाई x, ये लेंथ कितना है, ये L है। और करंट कैसे जा रहा है, एक तरफ से घुस के दूसरी तरफ से निकल रहा है, इसी के स्केल में घूम रहा है। So what is the resistance offered to this current? Resistance offered is rho L by A. Rho, what is the length offered? 2 pi x. Length हो गया 2 pi x. What is the area offered? ये thickness है dx, ये length है L, L dx, है कि नहीं? So this is what is the resistance offered to flow of current. ये EMF हुआ है, ये रेजिस्टेंस हुआ है, एक करंट होगा, कितना होगा, E बाई R। ये जो करंट जब फ्लो करेगा, आप जानते हो कि EMF फिक्स्ड है, तो इसमें कुछ पावर डेवलप होगा, कितना, EMF का स्क्वायर बाई रेजिस्टेंस, तो पावर डेवलप होगा। अब ये देखो L जितना ज्यादा होगा उतना कम रेजिस्टेंस होगा, जितना कम रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा पावर होगा, जितना पावर ज्यादा होगा उतना ज्यादा हीट जनरेट होगा, उतने ज्यादा हीट जनरेट होगा। तो इसको कहते हैं एनर्जी लॉस ड्यू टू एडी करंट। ऐसे आप एक क्यों, ढेर सारे सोचो, ढेर सारे सब में एनर्जी लॉस होगा,
यहाँ पर और एक लूप सोचो, उसमें भी एनर्जी लॉस होगा, सब में एनर्जी लॉस होगा। सो लोकल एडीज, लोकल करेंट्स आर फ्लोइंग, तो एनर्जी लॉस होगा, गर्म हो जाएगा, इसको कहते हैं एडी करंट लॉस। हमें इसको मिनिमाइज करना है। मिनिमाइज कैसे करेंगे? ईएमएफ तो होना ही होना है, क्योंकि आप कोई मैग्नेटिक फील्ड को बदल रहे हो। यू कैन नॉट चेंज दिस एरिया, क्योंकि ब्लॉक का फेज को चेंज नहीं कर सकते, बी को कंट्रोल नहीं कर सकते, ई तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन हमें पावर कम करने के लिए आर को ज्यादा करना पड़ेगा, आर ज्यादा करने के लिए हमें एल को कम करना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, इंस्टेड ऑफ टेकिंग ए ब्लॉक, सॉलिड ब्लॉक लाइक दिस, हम इसको लेमिनेट कर देते हैं ऐसे। अब एल कितना हुआ, थोड़ा सा हो, एक लेमिनेशन लिए, उसके ऊपर क्या किए, सोचो कि एक ब्रेड है, स्लाइस सब रखा हुआ है, ब्रेड का डिफरेंट स्लाइसेस, हर स्लाइस के ऊपर वार्निशिंग हो गया है, मतलब करंट एक स्लाइस से दूसरे स्लाइस में नहीं जा सकता। हर एक स्लाइस में करंट फ्लो करने की कोशिश करेगा, तो कितना करेगा भाई? अब तो ईएमएफ क्या हो गया, वही है, लेकिन रेजिस्टेंस एल कम होने के कारण रेजिस्टेंस बढ़ गया, रेजिस्टेंस ज्यादा होने के कारण पावर घट जाएगा। तो हम देखेंगे जो हीट जनरेट होगा वो कम होगा। सो एडी करंट लॉस क्या है, समझ में आया? इसको कैसे मिनिमाइज करते हैं? बाय लेमिनेटिंग द कोर। समझ में आया? एडी करंट लॉस इज मिनिमाइज्ड बाय लेमिनेटिंग द कोर। इसलिए ट्रांसफार्मर कोर को लेमिनेट करते हैं। क्या मैं समझा पाया तुम लोगों को? So we shall have a discussion on displacement current. Displacement current समझा देते हैं। अब देखोगे कि जब कोई एक कैपेसिटर है, सपोज हियर इज ए कैपेसिटर, उसका पीछे बैकग्राउंड क्या है वो भी बताएंगे। पहले सोच लो, कोई कैपेसिटर है, उसमें आपने कोई वोल्टेज लगाया और उसको स्विच ऑन किया, यू स्विच ऑन द वोल्टेज ड्यूरिंग द चार्जिंग पीरियड सम करंट फ्लोज हियर और द करंट कम्स एंड स्टॉप्स हियर, इट कैन नॉट पास थ्रू द डाइलेक्ट्रिक। यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक भी हो सकता है, वैक्यूम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अगेन द करंट कंटिन्यूज हियर, मतलब हुआ क्या, यहाँ पर चार्ज आया, ऑपोजिट चार्ज इंड्यूस हुआ, पॉजिटिव चार्ज इधर से फ्लो किया। लगता है कि करंट यहां से सडनली यहां पर डिस्प्लेस कर गया है, करंट यहां पर सडनली डिस्प्लेस हो गया, यहां तक तो आया, सडनली जंप कर गया, फिर इसे डिस्प्लेस हो गया, तो इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। बीच में भी कुछ करंट फ्लो करता है, वो करंट क्या है? हाउ यू डिफाइन डिस्प्लेसमेंट करंट? अब देखो यहां पर जो करंट आ रहा है वो क्यों आ रहा है, बेसिकली थोड़ा इमेजिन करो। जब इसमें आप कोई पॉजिटिव चार्ज पहुंचाते थे थ्रू दी बैटरी, यहां पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होता था, अंदर बाहर पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस होता था, टोटल चार्ज इंड्यूस्ड वाज 0, दिस पॉजिटिव चार्ज वाज इन कनेक्शन विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, खींचा जाता था और न्यूट्रलाइज होता था। तो जितने ज्यादा चार्ज यहां पर आएंगे उतने ज्यादा चार्ज यहां पर इंड्यूस होंगे, जितने ज्यादा चार्ज अपोजिट चार्ज इंड्यूस होंगे उतने ज्यादा चार्ज यहां से निकलेंगे। अगर ये Q डबल हो गया, माइनस Q डबल हो जाएगा, प्लस Q डबल हो जाएगा, वही आएगा। अब ये Q डबल होने के लिए क्या करता है, वो डिपेंड करता है I कितना है, I into T is the charge reaching here and I into T is the charge receding from here, यहां से निकल रहा है, मतलब इसमें जिस रेट में पहुंच रहा है यहां से उसी रेट से निकल रहा है, बीच में जंप करके चार्ज इंड्यूस हो रहा है, करंट जंप कर जाता है। Interestingly, it was seen कि when you keep a magnetic needle here, the magnetic needle deflates because of the magnetic field here. And it was also seen when you keep a magnetic needle here, that magnetic needle again deflates. तो they say yes, there is some current. तो ये हाइपोथेटिकल करंट हो गया। यहाँ पर कोई करंट जो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज है वैसा नहीं है, कुछ करंट है। क्यों करंट है वो देखेंगे मैक्सवेल इक्वेशन में हम लोग डिटेल्स में। फिलहाल तो हम कहेंगे कि यहाँ पर कुछ करंट है क्योंकि मैग्नेटिक नीडल यहाँ पर भी डिफ्लेक्ट कर रहा है। कितना करंट है? सो हाउ यू डिफाइन द डिस्प्लेसमेंट करंट?
ओके, तो लिखेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट। अच्छा, ये जो when a capacitor is switched on across a voltage source, during charging of capacitor, a current flows in the connecting wires. This current is called conduction current. कंडक्ट करके जा रहा है, कंडक्शन करेंट। ठीक है, इसमें कंडक्शन करंट फ्लो करता है, नाम देंगे आईसी। ठीक है, पॉइंट नंबर 2, कंडक्शन करेंट aims at one plate of capacitor and starts at second plate or other plate. Between the plates there is no current. It appears as if the current कौन सा करंट, कंडक्शन करंट, has suddenly displaced from one plate to other. ठीक है, now the induction of charge on second plate generates conduction current again. ठीक है, तो हुआ क्या, ये है प्लेट, यहाँ पर आया, यहाँ पर कोई हम वोल्टेज लगा दिए, तो स्विच ऑन कर दिए, स्विच क्लोज किए, कंडक्शन करंट आया, फिर निकला यहाँ से, ये Q हुआ, ये माइनस Q हुआ, जो प्लस Q चार्ज था वो फ्लो करने लगा। It is experimentally verified that there exists a magnetic field between the plates of कैपेसिटर की दोनों प्लेट के बीच में मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ पर अगर आप नीडल रखोगे, मैग्नेटिक नीडल ड्यू दी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दिस, इट विल बी रिफ्लेक्टेड। यहाँ पर रखोगे तब भी रिफ्लेक्ट हो रहा है, जबकि यहाँ पे करंट नहीं है। ओके, दिस गिव्स राइज टू
rise to presence of a current between plates, which is called displacement current. Displacement current, ID। ठीक है, इसको हम लोग डिस्प्लेसमेंट करंट कहते हैं। क्यों है करंट? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड है, करंट नहीं रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड कहां से आएगा? क्योंकि हम जानते हैं अगर यहाँ पर कोई मैग्नेटिक फील्ड है, एक बार ऐसे घूम लेंगे, कोई भी मैग्नेटिक फील्ड में B डॉट dl का लाइन इंटीग्रेशन गिव्स यू द करंट पासिंग थ्रू द पाथ। अगर हम ऐसा करके क्लोज लूप ले लिए, कैसा करके बताओ, ऐसा करके क्लोज लूप ले ली, और देखिए कि यहाँ पर तो मैग्नेटिक फील्ड है, सो B डॉट dl का क्लोज लूप इंटीग्रेशन विल एग्जिस्ट। इसका मतलब इसके अंदर से कुछ करंट जा रहा है। क्या करंट जा रहा है? जो भी करंट जा रहा है उसको हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक है, the displacement current between plates of a capacitor is given by ID is equal to epsilon times d phi by dt, d phi by dt, where phi is flux between plates, epsilon is permittivity of the medium between plates, बस व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट करंट इतना लिखो काफी। इट इज डिफाइंड लाइक दिस, एप्सिलॉन डी फाई बाई डी टी। ठीक है, 1 मार्क क्वेश्चन आएगा, आपको इतना लिखना है। क्या है कि डिस्प्लेसमेंट करंट कब एग्जिस्ट करता है? ड्यूरिंग द चार्जिंग और डिस्चार्जिंग ओनली, क्योंकि ड्यूरिंग चार्जिंग और डिस्चार्जिंग फाई इज चेंजिंग, और आफ्टर एक बार कैपेसिटर चार्ज हो गया तो फिर तो चार्ज कांस्टेंट है तो फ्लक्स भी कांस्टेंट है, फ्लक्स कांस्टेंट है तो फिर खत्म क्या, उसमें और कोई करंट नहीं होगा। दिस डिस्प्लेसमेंट करंट exists during charging and discharging of capacitor. Because under these conditions the flux between plates change. ठीक, ये भी समझ में आ गया। फिर आता है प्रूव करो कि डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू कंडक्शन करंट, किरचॉफ्स करंट लॉ इज वैलिड। ये प्रूफ करो आता है, जितना करंट अंदर से जाके रुक गया था वही करंट डिस्प्लेसमेंट करंट बन के जा रहा है। प्रूफ दैट ID इज इक्वल टू IC, कंडक्शन करंट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट। इसका प्रूफ करने की कोशिश करते हैं। ठीक, ना let Q is
charge on plate at any instant during चार्जिंग। मतलब कंप्लीट चार्ज नहीं हुआ है, अभी चार्जिंग चल रहा है। ये कुछ स्विच को क्लोज कर दिए हैं और चार्जिंग चल रहा है। क्यू बदल रहा है तो फ्लक्स बदल रहा है। तो क्यू अगर आ रहा है, सपोज हम कहेंगे कंडक्शन करंट आईसी है। अब जैसे जैसे करंट आ रहा है, इट इज ब्रिंगिंग चार्जेस, चार्ज हियर इज इंक्रीजिंग। तो ये जितना जल्दी जल्दी करंट लाएगा, जितना ज्यादा ज्यादा करंट आएगा, उतने ज्यादा ज्यादा चार्ज लाके यहाँ पर जमा करेगा। करंट इज रेट ऑफ फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस। हाइपोथेटिकली बोल रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज थोड़ी फ्लो करता है, इलेक्ट्रॉन फ्लो करते हैं। हाइपोथेटिकली ये करंट पॉजिटिव चार्ज ला रहा है, पॉजिटिव चार्ज लाके यहाँ पर खत्म हो रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज को यहाँ पर डंप कर रहा है। तो हम क्या कहेंगे, IC इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज इन चार्ज ऑन दी प्लेट। हाँ, ये बात सबको मालूम है। Q को अगर हम सीधी ले लेंगे तो C dV/dt होता था हमारा फॉर्मूला। ठीक है, ये हो गया कंडक्शन करंट। नाउ आई वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट करंट एट दिस कंडीशन। व्हाट इज फ्लक्स? phi फ्लक्स बिटवीन प्लेट्स कितना होगा भाई? अगर यहाँ पर Q चार्ज है, ये चार्ज यहाँ पर है, ये Q चार्ज यहाँ पर है, यहाँ से निकल के इसमें जा रहा है और फ्लक्स जा रहा है। कितना फ्लक्स निकलेगा? बाय गॉस लॉ। कितना है? दिस Q बाय एप्सिलॉन बाय गॉस लॉ। गॉस लॉ से पता चला कि यहां से Q बाई एप्सिलॉन फ्लक्स निकल के जा रहा है। अच्छा, तो क्या मिलेगा आपको? तो फाई एप्सिलॉन का वैल्यू क्या हो गया? इट इज Q। नाउ डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है? एप्सिलॉन टाइम्स d phi by dt। बट एप्सिलॉन इज ए कांस्टेंट फॉर द मीडियम। जो भी मीडियम है इसको लिख सकते हो d by dt ऑफ phi into epsilon। But what is phi into epsilon? It is Q, so it is equal to dq by dt. And what is that again? The conduction current. So the conduction current is equal to displacement current. ये हमारा प्रूफ हो गया। कंडक्शन करंट इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट करंट, ये प्रूफ हमारा हो गया। ठीक है, 16 ठो मैक्सवेल इक्वेशन है, लेकिन प्लस टू सिलेबस में ओनली 4 मैक्सवेल इक्वेशन है। वो 4 मैक्सवेल इक्वेशन को स्टेटमेंट के साथ लिखना पड़ता है। बहुत रेयरली कभी कभार पूछा है कि राइट ऑल द 4 मैक्सवेल इक्वेशंस, नहीं तो कभी कभार एक तो पूछ लेता है या फिर उसका फॉर्मूला पूछ लेता है। इस पर मैक्सवेल इक्वेशन क्या होगा, इसका इक्वेशन ऐसे करके पूछ लेता है। तो हम लोग थोड़ा उसको मैक्सवेल इक्वेशन को आज नोट कर लेते हैं। ठीक है, चलिए पहला मैक्सवेल इक्वेशन। पहला मैक्सवेल इक्वेशन हुआ, कहां से आया? इट केम फ्रॉम गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। मैक्सवेल इक्वेशंस था। मैक्सवेल इक्वेशन फ्रॉम गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। जो था वही लिखेंगे, वो लोग कुछ नई चीज नहीं लिखेंगे। ठीक है, उस चीज को लिखेंगे। तो क्या मैक्सवेल इक्वेशन? पहला मैक्सवेल इक्वेशन हमारा गॉस लॉ क्या था? इट वाज द नेट फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ any closed surface is given by phi is equal to Q by epsilon. Q is charge enclosed. बस इसी चीज को
दैट इज हम लोग देखे थे ई डॉट डी एस का क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन क्लोज्ड सरफेस। ध्यान से लिखना, खाली इक्वेशन के लिए मार्क मिलेगा तो क्लोज्ड सरफेस लिखना, क्लोज सरफेस ई डॉट डी एस का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन। इसको मैक्सवेल मॉडिफाई कर दिए। एक्चुअली यही है मैक्सवेल इक्वेशन, थोड़ा और मॉडिफाई कर दिए। क्या कर दिए? बोले कि कोई एक क्लोज्ड सरफेस है, ये क्लोज्ड सरफेस है। अब व्हाट इज द नेट फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ इट, दैट इज गॉस तो ऑलरेडी बोल चुके थे, ये मैथमेटिक्स जानते, थोड़ा मैथमेटिक्स का चातुर्य दिखाया है, कुछ नए नए चीज लिख देंगे, लॉ बदल जाएगा अपने नाम पे। ठीक है, तो जो चार्ज एनक्लोज था वो क्या कहेंगे? सपोज हम कहेंगे ये पॉइंट में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके अंदर, लेकिन यूनिफॉर्मली नहीं है। ये पॉइंट में मान लो कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम है रो वी, रो वी इज द चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। इफ रो वी इज चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम at any point inside the closed surface, then total charge enclosed, total charge enclosed is equal to, अच्छा अगर रो भी चार्ज है तो डीवी वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा? रो वी डीवी, डीवी वॉल्यूम में, और ये टोटल वॉल्यूम में कितना चार्ज होगा? इसका इंटीग्रेशन ओवर द कंप्लीट वॉल्यूम, दिस इज ए वॉल्यूम इंटीग्रेशन। ट्रिपल इंटीग्रेशन होता है, ये डबल इंटीग्रेशन होता है, ये ट्रिपल इंटीग्रेशन होता है। नाउ यूजिंग दैट कंसेप्ट ही मॉडिफाइड दिस इक्वेशन। क्या बन गया? द मैक्सवेल इक्वेशन, मैक्सवेल नाम को बड़ा लिखना पड़ेगा, नाम है मैक्सवेल इक्वेशन is E dot ds is equal closed surface integration और S is equal to रो v dv का इंटीग्रेशन और रहेगा क्या? 1 by epsilon। फिर v is the volume, ये चीज को लिखना बहुत जरूरी है, ये स्टेटमेंट को, ये वॉल्यूम एनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड सरफेस, क्लोज्ड सरफेस एस। इसका मतलब एस इज के क्लोज्ड सरफेस। एक्चुअली मैक्सवेल इक्वेशन यहां पर खत्म नहीं होता है, इट कम्स फर्दर। ठीक है, ये डेल डॉट डी फॉर्म में आता है, ये आएगा डेल डॉट ई इक्वल टू रो वी बाई एप्सिलॉन एस आता है। इसी को कहते हैं मैक्सवेल इक्वेशन इन पॉइंट फॉर्म, लेकिन तुम लोगों का कोर्स में नहीं। डेल का मतलब होता है डेल बाई डेल एक्स आई कैप, डेल बाई डेल जे कैप, डेल बाई डेल जेड के कैप, ऐसे करके आता है। इसको मैक्सवेल इक्वेशन कहते हैं पॉइंट फॉर्म में, लेकिन नहीं है आपकी कोर्स में, आप यहीं पे खुश हो जाओ। मैक्सवेल इक्वेशन फ्रॉम गॉस लॉ इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज कमिंग लाइक दिस। ठीक है, सिंपल है। आप लोग चाहे तो इसका स्नैप ले सकते हो, फोटो ले सकते हो। मैं वीडियो इसके बाद आपको अपलोड कर दूंगा, चिंता की कोई बात नहीं है। नाउ मैक्सवेल इक्वेशन फॉर मैग्नेटोस्टैटिक्स, ये हो गया, इसको मैं मिटाता हूं अभी। देखो इतना सारा कब लिखना है? क्वेश्चन क्या आएगा? राइट मैक्सवेल इक्वेशन, तो आपको सिर्फ इतना लिखना है। मैक्सवेल इक्वेशन कितना है? ये 1 मार्क। कहां से आया? बैकग्राउंड में आया, क्या मालूम। अभी तुम लोगों का तो क्वेश्चन तो पैसेज टाइप का आने वाला है, कुछ भी आ सकता है, तो इसीलिए थोड़ा मैं फैला के बता रहा हूं। अगर पूछेगा राइट द मैक्सवेल इक्वेशन फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यू राइट दिस, एनफ, इतना लिख दो, हो गया। ठीक है, तो नाउ ठीक है, नाउ मैक्सवेल इक्वेशन दूसरा, मैक्सवेल इक्वेशन फॉर गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स।
मैक्सवेल इक्वेशन फ्रॉम गॉस लॉ इन मैग्नेटोस्टैटिक्स। हम जानते हैं एज मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फ्लक्स for closed loops, therefore net flux coming out of any closed surface is equal to 0. This is because magnetic monopoles do not exist। ये हम लोग पढ़े मैग्नेटिज्म चैप्टर के बिगिनिंग में पढ़े। जिनको भूल गए वो देख लो वीडियो नंबर 1 मैग्नेटिज्म चैप्टर का वीडियो नंबर 1 में ये सब कुछ है, प्लेलिस्ट में देख लो मिलेगा। मोनोपोल्स मैग्नेटिक मोनोपोल्स डू नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, अब ये कौन साइंटिस्ट बोले? कोई साइंटिस्ट नहीं बोले थे, नो साइंटिस्ट टोल्ड। तो ये बीच का एक रास्ता निकल गया मैक्सवेल के लिए, खुशी खुशी आगे बोले कि नेट फ्लक्स कमिंग आउट इज 0। तो नेट फ्लक्स कमिंग आउट क्या होगा? इफ हम जानते हैं कि B इज इक्वल टू d फाई बाई ds, वेयर d फाई क्या है? फ्लक्स पासिंग थ्रू एरिया ds। ठीक है, तो इसमें से d फाई क्या निकल के आ गया? d फाई निकल के आ गया b डॉट ds। ठीक है, तो नेट फ्लक्स कमिंग आउट, नेट फ्लक्स कमिंग आउट ऑफ ए क्लोज्ड सरफेस is इक्वल टू 0। मतलब b डॉट ds का क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 0। ये हो गया दूसरा इक्वेशन। हम जानते थे, बस मैक्सवेल बोल के नहीं जानते थे, उसको सिस्टमटाइज कर दी। अगर पूछेंगे राइट द मैक्सवेल इक्वेशन फॉर मैग्नेटोस्टैटिक्स, so you write this. Magnetostatics means stationary magnets where the magnetic field is not changing. Remember, B is not varying with time. ये समय के साथ नहीं बदल रहा है। Where B does not change with time। ध्यान रहे, अगर B टाइम के साथ बदलना शुरू कर दिया तो ये कुछ रंग रूप दूसरा दिखाएगा। तो ये हो गया मैक्सवेल्स सेकेंड लॉ। ठीक है, और वैसे मैक्सवेल्स फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ करके नेमिंग नहीं है, किसी को भी आगे किसी को भी पीछे कह सकते हो। नाउ वी गो फॉर दी थर्ड इक्वेशन। ठीक है, हो गया, आप लोग फोटो ले सकते हैं। नंबर 3, Maxwell equation from Ampere's law। ठीक है, एम्पियर्स लॉ क्या कहता है? बाय एम्पियर्स लॉ। अब मैक्सवेल इक्वेशन लिख रहे हैं तो एम्पियर्स लॉ को ज्यादा फैलाने की जरूरत नहीं है। बाय एम्पियर्स लॉ the closed loop line integration of B is equal to, आपको याद होगा, mu times current passing through the R। ठीक है, current passing through the closed loop where I, ये closed loop है C, where I is the current passing through the closed loop। I is the current passing through the closed loop। ठीक है, तो ये मैक्सवेल वाला किए कि यहाँ पर बोले कि नहीं आपका मैग्नेटिक फील्ड सिर्फ कंडक्शन करंट के लिए नहीं होता है। लोग इसको कंडक्शन करंट मान के चल रहे थे। मैक्सवेल modified the
above equation is B dot dl is equal to closed loop integration is equal to mu times conduction current plus displacement current। बोले कि दोनों को जोड़ दो, ठीक है। फिर वहां पे रुके नहीं, क्योंकि वो मैथमेटिशियन थे ना, सारा चीज को मैथमेटिकली करने की कोशिश किए। तो कैसे किए, मैक्सवेल इक्वेशन कंटिन्यूइंग। अब इसको और सजा के लिखने की कोशिश किए। अगर हम कहेंगे आईसी, आईसी क्या है भाई, कंडक्शन करंट। कंडक्शन करंट है मतलब आप कहोगे कि अगर इफ J is conduction current density, then IC is equal to J dot ds का इंटीग्रेशन, obviously J into area gives you the current। डिस्प्लेसमेंट करंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट करंट था एप्सिलॉन इनटू फाई बाई dt और d फाई बाई dt। d फाई क्या था, इट वाज एप्सिलॉन इनटू E डॉट ds का इंटीग्रेशन बाय dt और इट इज एप्सिलॉन टाइम्स d बाई dt ऑफ दिस। ऐसे खोड़ ताड़ के लंबा लंबा चौड़ा चौड़ा इक्वेशन बना के छोड़ दिए। आप यहीं पे छोड़ दोगे तो अब मुझे मालूम नहीं आपके स्कूल में क्या करते हैं क्या नहीं करते। 10 दी modified Ampere's law is given as the Maxwell equation, Maxwell is B dot dl का क्लोज लूप इंटीग्रेशन इज इक्वल टू, बस वैल्यू डालो, क्या आ गया, म्यू टाइम्स J डॉट ds का क्लोज लूप इंटीग्रेशन प्लस एप्सिलॉन टाइम्स और d by dt ऑफ एप्सिलॉन टाइम्स E डॉट ds का क्लोज सरफेस इंटीग्रेशन, ठीक है। ये d फाई की जगह ये वैल्यू कैसे लिखे, ये बाय गॉस लॉ, ठीक है। गॉस लॉ से हमें ये मालूम था, गॉस लॉ से मालूम था E डॉट ds इज इक्वल टू d फाई। और चाहो तो आप उसको यहाँ पर ऐसे लिख सकते हो, कह सकते हो कि d फाई इज और फाई इज E डॉट ds, ठीक है, बिकॉज E डॉट d फाई इज E डॉट ds, d फाई इज E डॉट ds। तो वैल्यू ऐसे कर दे। तो दिस इज कमिंग मैक्सवेल इक्वेशन। देखने में डर लगता है लेकिन कुछ है नहीं। अगर बहुत ज्यादा डर लगता है इसको देखने में तो यू गो फॉर दिस, यू राइट दिस, इसमें भी आपको फुल करंट मिलेगा, फुल मार्क मिलेगा, लेकिन लिखना पड़ेगा IC इज कंडक्शन करंट और ये ID इज डिस्प्लेसमेंट करंट, ये मेंशन कर देना, ठीक है। और मैक्सवेल इक्वेशन यहाँ पर भी खत्म नहीं होता है और आगे जाता है। ये आता है डेल क्रॉस बी ऐसे करके आता है, बहुत लंबा चौड़ा है, आपको नहीं जानना है, यहाँ तक रुकना है। दिस इज कमिंग आउट टू बी डिस्प्लेसमेंट करंट, कंडक्शन करंट। पूछेगा राइट द मैक्सवेल इक्वेशन कॉरेस्पॉन्डिंग टू एम्पियर्स लॉ, तो यू हैव टू राइट दिस मच। कब यूज करेंगे इसको, कब यूज करेंगे, सपोज मैं समझाता हूं यहाँ पे। सपोज वो समझाने वाली चीज आपको जरूरत नहीं पड़ेगा, कुछ लोग जेई के लिए सोच रहे हैं तो उनके लिए जरूरत पड़ सकता है। सपोज ये कैपेसिटर है, चार्ज है, ठीक है। अब इसके अंदर कोई एक डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक हुआ तो क्या हुआ, इंसुलेटर है, इंसुलेटर है तो कुछ ना कुछ तो रेजिस्टेंस है, तो कुछ ना करंट तो जा रहा होगा, कंडक्शन करंट। सम कंडक्शन करंट इज गोइंग एंड सम डिस्प्लेसमेंट करंट इज आल्सो गोइंग, ठीक है ना। इसके अंदर से डाइलेक्ट्रिक के अंदर से कुछ डिस्प्लेसमेंट करंट जा रहा है, कुछ कंडक्शन करंट जा रहा है। अभी अगर आप यहाँ पे एक लूप लेके B डॉट dl निकालोगे
बी डॉट डीएल का क्लोज लूप इंटीग्रेशन निकालोगे तो क्या लिखोगे, म्यू इंटू कंडक्शन करेंट प्लस डिस्प्लेसमेंट करेंट। फिर से रिपीट कर देते हैं, जब यहाँ पे कोई वोल्टेज अप्लाई किया गया है ड्यू टू द डाइलेक्ट्रिक, जिसमें कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस है, उस रेजिस्टेंस के चलते छोटा सा करंट कुछ जा रहा होगा, कंडक्शन करंट जा रहा होगा। जो करंट जा रहा है कंडक्ट करके वो कंडक्शन करंट है, और चार्ज इंड्यूस हो रहा है उसके चलते जो करंट जा रहा है वो डिस्प्लेसमेंट करंट है। टोटल करंट क्या हुआ, आईडी प्लस आईसी। तो यहाँ पर अगर हम कहेंगे कोई एक यूनिट नॉर्थ पोल को थ्रो आउट ऐसे घुमा के ले आओ, व्हाट विल बी द वर्क डन बाय द मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज क्लोज लूप लाइन इंटीग्रेशन ऑफ B डॉट dl, दैट इज इक्वल टू म्यू टाइम्स IC प्लस IDE। ठीक है, ये तीनों इक्वेशन पे क्वेश्चंस नहीं आते हैं, लेकिन जो चौथा इक्वेशन है उसमें जेई में क्वेश्चंस आते हैं। तो चलो देखते हैं कुछ फोर्थ वाला, विल सी द फोर्थ वाला मैक्सवेल इक्वेशन फ्रॉम फैराडेस लॉ, ये आता है। ठीक है, चलो देखते हैं, मिटाते हैं इसको। आप लोग देख के नोट बना लेना। नंबर 4, मैक्सवेल इक्वेशन फ्रॉम फैराडेस लॉ, सारे को धो डाला। ठीक है, क्या कहता है फैराडेस लॉ से, फैराडेस लॉ क्या कहता है कि बाय फैराडेस लॉ, फैराडेस लॉ, द EMF induced in a closed loop is given by EMF is equal to d phi loop by dt। ये फैराडेस लॉ हम जानते हैं। फाई लूप क्या है, फाई लूप इज फ्लक्स passing through the loop। अब कोई एक लूप है, ऐसा कोई एक क्लोज लूप है, इसके अंदर से फ्लक्स गया और जो फ्लक्स जा रहा था उसमें हम कुछ बदलाव लाए तो इसमें ईएमएफ हुआ तो करंट सर्कुलेट हुआ, ये हमें मालूम है। लेकिन सोचो, करंट सर्कुलेट होने के लिए क्या चाहिए था, इलेक्ट्रॉन को कोई भगाए। अब ये मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रॉन को कैसे भगा सकता है, मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज के ऊपर फोर्स तो तब आता है व्हेन द चार्ज इज ए मूविंग चार्ज। अब ये चार्ज मूविंग चार्ज नहीं था, स्टेशनरी चार्ज था। आप कोई मैग्नेट को पास ले या दूर ले ली, फ्लक्स बदल गया तो फोर्स उसके ऊपर कैसे आएगा, है ना। तो स्टैटिक चार्ज को मोशन में कौन ला सकता है, मैग्नेटिक फील्ड तो नहीं ला सकता, कौन लाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड। मतलब पक्का वहां पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है। ठीक है, पक्का एक इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है। तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा है वहां पर कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड हो रहा होगा। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर E हो रहा है तो हर जगह ऐसे ही हो रहा है, क्योंकि करंट का डायरेक्शन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में था। तो यहां से यहां तक जाने में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होगा, कितना, E डॉट dl, यहां से यहां तक अनदर E डॉट dl, E डॉट dl1, E डॉट dl2, E डॉट dl3, E डॉट dl4, सारे को जोड़ देंगे, क्या मिलेगा, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब द EMF gain इज नथिंग बट E डॉट dl का क्लोज लूप इंटीग्रेशन। तो हम कहेंगे if E is the electric field induced in the material of closed loop, then due to change in flux, magnetic flux, then
then EMF gained is equal to E dot dl का क्लोज लूप इंटीग्रेशन, E dot dl का क्लोज लूप इंटीग्रेशन। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखें, E dot dl का क्लोज लूप इंटीग्रेशन हो गया आपका EMF that is equal to d phi loop by dt। thus E dot dl का क्लोज लूप इंटीग्रेशन ओवर एक C मतलब क्लोज्ड पाथ, क्लोज्ड कंटर का C लिखते हैं। E dot dl इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इट विल बी d phi loop by dt, d by dt ऑफ phi loop, लूप के अंदर से क्या क्रॉस जा रहा है, दैट इज b dot ds s। ठीक है, ये हो गया फ्लक्स d phi by dt, ये हो गया आपका फैराडेस लॉ का मॉडिफिकेशन। और फैराडेस लॉ को जब हम पढ़ते थे साथ साथ जब लेंजेस लॉ को जोड़ते थे एक माइनस साइन आता था, बिकॉज द ईएमएफ अपोजेस द वेरी कॉज, तो एक माइनस साइन यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे। इसमें क्या है, हियर C is a closed loop and S is the area enclosed by the loop। बस ये लिखना पड़ेगा। तो फैराडेस लॉ को मॉडिफाई करके वो इस फॉर्म में ले आए। और ये जो E dot dl था फॉर कंजर्वेटिव फील्ड, व्हाट इज द वार्डन इन ए क्लोज लूप, इट वाज जीरो। फॉर कंजर्वेटिव फील्ड ये क्वांटिटी जीरो होता था, वो जनरलाइज करके रख दिया। कोई कंजर्वेटिव फील्ड में ये जीरो है, बट कोई वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में दिस इज नॉट जीरो। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ E dot dl क्लोज लूप इंटीग्रेशन फॉर ए इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, यू से इट इज जीरो। What is the value of E dot dl for a time varying magnetic field? It is minus d by dt into B dot ds का इंटीग्रेशन। ऐसे करके पूछेंगे, तो थोड़ा मैं लिखना चाहूंगा। तो सैलिएंट पॉइंट से यहाँ पे, सैलिएंट पॉइंट से जो हमें दिखा यहाँ पर इंपोर्टेंट पॉइंट से ये हो गया, आप लोग फोटो ले सकते हो। नाउ आई गो टू दी नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5। जो जो इंपोर्टेंट पॉइंट्स देखे, फैक्ट्स जो निकल के आया फ्रॉम मैक्सवेल इक्वेशन। पहला, फॉर एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड E dot dl closed loop integration is equal to 0, field is conservative। ठीक है, field is conservative। for a time varying magnetic field E dot dl closed loop is not zero, but क्या है, E dot dl का closed loop integration is equal to minus d by dt of B dot ds over the surface। This is not a closed surface। closed surface होता तो यहाँ पर एक गोल घुमाते, closed surface नहीं, कोई लूप है, लूप का सरफेस S, ये लूप का इक्वेशन हो गया C। लूप इज ए क्लोज लूप, सरफेस इज नॉट क्लोज्ड, सो इसको ऐसे लिखते हैं। अब E dot dl इज नॉट जीरो, ये क्वेश्चन जेईई में एक बार आ चुका है। E dot dl जीरो क्यों हो जाता था भाई, हम बताए थे, when the lines of flux are moving from one point to other, never forming closed loop। आप ऐसे जाओगे, वर्क वाज डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे आओगे, वर्क वाज डन अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, टोटल वर्क डन वाज जीरो, फील्ड वाज कंजर्वेटिव।
अभी ये जीरो नहीं है, मतलब लाइन्स ऑफ फ्लक्स विल फॉल क्लोज लूप। ठीक है, तो क्या कहेंगे बीट नंबर 1 में, इक्वेशन 1 E dot dl closed loop integration is not zero, implies इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फ्लक्स, बहुत ही इंपोर्टेंट है ये वाला, लाइन्स ऑफ फ्लक्स form closed loop in a time varying मैग्नेटिक फील्ड, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में ये क्लोज लूप करते हैं। जेई में आ चुका था, जेई में आ चुका था, एक क्वेश्चन में दिखाता हूं, ये तो आप लोग लिख चुके हो। जेई में आया था, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फ्लक्स, व्हिच ऑफ फॉलोइंग, जेई का क्वेश्चन है, डज नॉट रिप्रेजेंट सिंपल है, तो मैं बता रहा हूं, इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फ्लक्स, तो ये दिया था, दूसरा दिया था, मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट है, ये दिया था और ये दिया था। ठीक है, और ये दिया था, ठीक है, और ये था ऑप्शन ए, ये था ऑप्शन बी, ये था ऑप्शन सी, और ऑप्शन डी में ये था। तो आप देखोगे लाइन्स ऑफ फ्लक्स विल नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। कुछ लोग इसको भी बोल दिए, ये भी नहीं हो सकता तुरंत, और मल्टीपल ऑप्शन करेक्ट था, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, ये हो जाएगा, क्योंकि ये तो बोला नहीं है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है। इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फ्लक्स हम तो जानते हैं कि टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे होता है। तो बी एंड डी are not possible because they are intersecting each other, are not possible, ये आपको लिखना है क्योंकि वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ये हम लोग देख लिए 2 पॉइंट, 3 पॉइंट देखे, चौथा इंपोर्टेंट पॉइंट, फोर्थ इंपोर्टेंट पॉइंट थोड़ा लिखना है मुझे, आप लोग लिख लो। तो हम लोग ये सारा पॉइंट देखे, और भी पॉइंट देखेंगे। ये पॉइंट नंबर 1 था, ये पॉइंट नंबर 2 था, ये पॉइंट नंबर 3 था, 3 का एग्जांपल देख लिए। अब हम लोग देखेंगे पॉइंट नंबर 4। ठीक है, अब इसको मैं मिटाता हूं, बिट नंबर 4। बीट नंबर 4 में बड़ा इंपोर्टेंट चीज था, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड produces इलेक्ट्रिक फील्ड। कैसे पता चला? बिकॉज E डॉट dl का क्लोज लूप इंटीग्रेशन इज इक्वल टू B डॉट ds का क्लोज लूप इंटीग्रेशन का डेरिवेटिव विथ ए माइनस साइन हियर। अभी देखिए, नेक्स्ट हुआ, जैसे मैग्नेटिक फील्ड बदलेगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होता है, वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगा भी तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। वो कौन सा इक्वेशन से पता चला? टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड्स produces
ये कैसे पता चला? इलेक्ट्रिक फील्ड बदलेगा तो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। कैसे? हम लोग देखे कि B डॉट dl का जो क्लोज लूप इंटीग्रेशन था इट वाज इक्वल टू म्यू टाइम्स IC प्लस ID, और ID क्या था? ID क्या था? ID वाज एप्सिलॉन टाइम्स d फाई बाई dt, ऐसे था। और फाई क्या है? फाई इज E डॉट ds का क्लोज लूप इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो d फाई क्या था? d फाई की जगह लिख सकते हैं हम लोग ये चीज, d फाई इज दिस। तो ये देखो, तो ये क्या हो गया? d फाई बाई dt। तो d फाई की जगह E डॉट ds लिखेंगे, टोटल करंट लिखेंगे, और फाई का वैल्यू क्या था? फाई का वैल्यू हम कहेंगे कि इट वाज, फाई वाज इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट ds ओवर द क्लोज सरफेस। तो ID में एक E है, क्या मिला? इट इज म्यू टाइम्स IC प्लस एप्सिलॉन टाइम्स E डॉट ds का इंटीग्रेशन। दे विल आस्क यू अदरवाइज राइट द मैक्सवेल इक्वेशन, पूछेंगे नहीं यार, अगर पूछे तो राइट द मैक्सवेल इक्वेशन which says that a time varying electric field, ये dt कहाँ गया? ये फाई है तो d फाई बाई dt करेंगे। d फाई बाई dt मतलब बाहर एक तो d बाई dt रहना चाहिए, और ये E डॉट ds की जगह एप्सिलॉन को भी अंदर रखते हैं, जगह हो जाएगा, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है, अंदर रहे बाहर रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है, d बाई dt ऑफ। तो एक टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, एक टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड बना रहा है। IC के लिए तो हो ही रहा, इसके लिए भी हो रहा है। वो बोलेंगे राइट द मैक्सवेल इक्वेशन व्हिच रिप्रेजेंट्स दैट ए टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। ये वाला हो गया डिस्प्लेसमेंट करंट वाला फंडा, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट करंट वाला फंडा बताता है कि टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है। और असलियत में मैं बताऊं, ये बीजेपी, कांग्रेस, जनता, ये सब जो है ना, ये हम लोगों के लिए अलग अलग है, ऊपर से तो जड़ सबका एक है। ये मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हम लोगों के लिए अलग अलग है। देयर आर नो टू डिफरेंट फील्ड्स। स्टैटिक में जब इलेक्शन कैंपेनिंग हो रहा है, सारे पार्टी अलग अलग से प्रेजेंट करते हैं, लेकिन बैकडोर में सारे एक साथ है। तुम मेरा पोल खोलेगा, मैं तेरा पोल खोलूंगा, चलो नहीं खोलते, एक दूसरे को मदद करते हैं। एंड देसर भाई हम लोगों को मीडिया के सामने लड़ते हैं, झगड़ते हैं और दिखाते हैं, और अंदर वो लोग आपस में बढ़िया रिलेशन रहता है, ठीक है। तो कीपिंग दैट इन माइंड, इलेक्ट्रिक फील्ड और जो मैग्नेटिक फील्ड है स्टैटिक फॉर्म में अलग अलग लगने के बावजूद दोनों एक है। कहीं अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो पक्का वहीं पर कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड बदल रहा होगा, कहीं पर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो पक्का वहीं पर मैग्नेटिक फील्ड बदल रहा होगा। A time varying electric field produces a magnetic field, a time varying magnetic field produces a electric field, ठीक है। तो जब आप हायर क्लासेस में जाओगे ना, ऐसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म ऐसे चैप्टर्स नहीं पढ़ोगे, ठीक है। उसमें मैग्नेटोस्टैटिक्स ऐसे चैप्टर नहीं पढ़ोगे, एक ही चैप्टर आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक्स मतलब उसमें मैग्नेटिज्म भी पढ़ना है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स भी पढ़ना है, सब कुछ पढ़ना है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म चैप्टर है। अभी सारे जितने लोग बुक्स लिखे हैं देखोगे, आर्यन वाले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लिखे हैं, कोई करंट इलेक्ट्रिसिटी लिखा है, बुक का नाम इलेक्ट्रिक करंट ऐसे करके लिखा है, करंट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म करके बुक का नाम लिखा है। ये लोग क्या लिखे हैं देखो, एक ही बुक निकाले हैं, कौन, GR बाटला वाले, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म लिखते हैं, खत्म, ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से दोनों चीज कवर हो जाते हैं।